हमारे साथ मोनिका मल्होत्रा जी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत मोनिका। मोनिका एमडी हैं एमबीडी ग्रुप की, और जो कि आज जिस सिलसिले में बात करने वाली हैं वो उनका स्टार्टअप है, जो कि ऑनलाइन लर्निंग ऐप का स्टार्टअप है, अशोका। जी हाँ, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मोनिका जी हमें यही बताइए कि इस एक आइडिया की जब शुरुआत होती है तो वो कहाँ से हुई, किस तरह से आपने इस कारोबार को आगे बढ़ाया, और कहाँ फोकस है, की एरियाज कहाँ हैं जिन पर आप फोकस कर रहे हैं, आपका स्टार्टअप फोकस कर रहा है। अगर मैं अपने कारोबार के बारे में पहले बताती हूँ तो हम लोग जो हैं बच्चों की किताबें बनाते हैं जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। K-12 पे हमारा फोकस रहता है। हम टेक्निकल बुक्स भी करते हैं और कॉलेज बुक्स भी करते हैं। और बुक्स के साथ साथ हम डिजिटल में भी उतने ही तेजी से काम करते हैं। हमारे पास ना ही केवल सीबीएसई और आईसीएसई की किताबें हैं, बल्कि हर महत्वपूर्ण स्टेट बोर्ड के लिए भी हमारे पास उतने ही रिसोर्सेज हैं। हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी केटर करते हैं। ना ही सिर्फ इंग्लिश या हिंदी, बल्कि कन्नड़ हो, पंजाबी है, गुजराती है, बंगला है। हर तरह की लैंग्वेज में भी हम अपने रिसोर्सेज को बनाते हैं। अभी जिस स्टार्टअप की बात आप मुझसे पूछ रहे हैं वो है अशोका। इसका जन्म जो इस आइडिया का जन्म हुआ कोरोना कोरोना के दौरान 2020 में। जो चीज शायद हम रास्ता तय करते हैं अगले 8 या 10 साल में, पर वो कोरोना के 1.5 2 साल में जो हमने रास्ता तय किया, जिसमें बच्चों का रुझान जो है ये डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़ा। टीचर्स को पढ़ाने का माध्यम ये बहुत आसान लगा और वो उससे फ्रेंडली हुए, तो ये रास्ता बहुत जल्दी तय हुआ। तो अब हम ये सोचने लगे कि भी अगर ये बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्टेड है और इस ये एक वातावरण बनता जा रहा है, तो ये आगे क्या होने वाला है कोरोना के बाद? क्या यही वातावरण रहेगा? नहीं, उसमें कुछ बदलाव आएगा। तो हम सब ने बहुत रिसर्च किया और ये सोचा कि अब क्या करना चाहिए कोरोना के बाद, क्योंकि डिपेंडेंसी रहेगी डिजिटल रिसोर्सेज पे, पूरी तरह भी नहीं और अधूरी की तरह भी नहीं, वो साथ साथ चलेगी। जब हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया तब हमारे पास 278 स्कूल्स पहले साल में आए। उस एक बारी, तो अगर आपको याद हो तो उस समय फिर दोबारा कोरोना के लिए थोड़ी देर तक के लिए स्कूल्स बंद हुए थे। उसके अगले साल में हमारे को 6.5x की ग्रोथ मिली। हम लोग 1870 स्कूल्स हमने उनके साथ अपना सफर अगले साल का शुरू किया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए कि अब इस साल, अभी हम अप्रैल में ही बैठे हैं, तो हमने ऑलरेडी 3,000 स्कूल्स के साथ अपना अपना जो है जर्नी शुरू कर दी है। तो ये 60% की ग्रोथ इस साल अप्रैल तक ही हमें दिखाई दी है। तो मैं ये मानती हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए बहुत बेहतर रहा, इस इकोसिस्टम के लिए बहुत बेहतर रहा, और हम अच्छे से इस इकोसिस्टम को समझ पाए हैं और उसको केटर कर रहे हैं। मोनिका हमें बताइए कि जरा ये जो पूरा भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसे किस तरह से आप देख रही हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें किस तरह से लाभ मिल रहा है इस बढ़ते हुए स्टार्टअप वर्ल्ड का। अगर मैं भारत की बात करूं तो पहले तो मैं ही कहूंगी कि सरकार बहुत इसमें हमारा साथ दे रही है। उनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि जब सरकार का एक तरफ केंद्रित हो जाती है, जिस तरफ भी केंद्रित हो जाती है, तो वहां पे सारे इकोसिस्टम का एक रुझान बन जाता है। तो जो एक स्टार्टअप इंडिया जैसे मैं बात करूं, एक वो उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करती हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा मैं कहूंगी कि सरकार ने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है। उसके चलते ना ना ही जो रूल्स और रेगुलेशंस जो इसमें है, जो भी नियम बनाए गए हैं वो आसान है, बल्कि टैक्स रिबेट्स भी दी गई हैं। ये तो मैं थोड़ी बहुत बात कर रही हूँ कि जो ऊपर ऊपर के तौर पे, लेकिन बहुत सारी ऐसी इसके अंदर योजनाएं हैं जो मदद करती हैं स्टार्टअप्स को। तो एक माहौल बनता है बहुत बड़ी तरीके पर। दूसरा, इसको देखते हुए कि सरकार इस तरफ केंद्रित है, तो इन्वेस्टर को भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि भी हाँ, कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस कंट्री में इन्वेस्ट करना सेफ है। ना कि डोमेस्टिक, बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कोरोना के दौरान भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ आई, खासकर एडटेक पे, हेल्थ के सेक्टर पे बहुत ज्यादा है। और अभी अगर हम देखते हैं तो वो तेजी अच्छी खासी बनी हुई है।
तो बाकी एग्रीटेक पे भी आई हुई है, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी आई हुई है। तो इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, चाहे वो वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए हो, चाहे एंजल के लिए हो, चाहे कॉर्पोरेट के लिए हो, डिपेंड करता है वो किस तरह से सोचते हैं। कि एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बढ़ती जा रही है, यही हमारी बहुत बड़ी ताकत भी है, अगर वो स्किल्ड हो, अच्छी और नई सोच के साथ डेवलप हो रही है। और ये मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया के पास आज एक बहुत बड़ा पूल है जो टेक्निकली बहुत मुझे लगता है कि साउंड है। बहुत सारे इंजीनियर्स और डेवलपर्स हमारे पास हैं। ऐसा बहुत बड़ा टैलेंट का पूल है जो अ, एक उद्योगपति की तरह सोचता है, एंटरप्रेन्योर की तरह सोचता है या सोचना चाहता है। बहुत सारी इनोवेटिव चीजें हैं जो वो लागू करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। और इंडिया इतना बड़ा बाजार है, 1.3 बिलियन से ऊपर हमारी जो है जनसंख्या है, और ऊपर से जो ये बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग है, इससे हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाजार बहुत बड़ा हो जाता है बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। पर ऐसा आसान नहीं कि कुछ भी बनाया और कुछ भी बेच दिया, बहुत सोच लगानी पड़ती है और बहुत ज्यादा हमें बहुत तकनीकी से सोचना पड़ता है, बहुत माइन्यूटली सोचना पड़ता है कि क्या चाहिए है, क्या यूजर को चाहिए है। तो हर चीज कस्टमर ओरिएंटेड बनाना और हमेशा उनके लिए यूजफुल रहना, ये एक बहुत बड़ी दौड़ है। और ये हम सबको, अगर जो भी इस रोलर कोस्टर पे चढ़ा है, ये इस हम सब लोगों को ध्यान में रखनी है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, चाहे हम टैलेंट पूल को ले लें, चाहे इन्वेस्टर पूल को ले लें, चाहे सरकार हमारी तरफ जिस तरह से केंद्रित है। और बहुत सारे ऐसे हब्स बने हैं दिल्ली एनसीआर में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, बहुत से ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ऐसी संस्थाएं और ऐसा ऐसा हब बना है जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप्स को, कोवर्किंग स्पेस की, नेटवर्किंग की बहुत आसानी पैदा हो जाती है। तो मुझे लगता है इंडिया इकट्ठा मिलके बहुत बड़े तरीके से स्टार्टअप को प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने मोनिका कि भारतीय बाजार एक ऐसे बाजार हैं जहां मौके हैं, सबके लिए मौके हैं, और इन सब के बीच में आपको इनोवेटिव आइडियाज के साथ बस आगे आना है और उसे लोग हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हैं। चलिए, मेरा अगला सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, और ये सवाल स्पेसिफिक है सीधा जो दर्शक हमें देख रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, नए लोग जो हैं उनके लिहाज से जरा बताइए कि आपका ये जो पूरा स्टार्टअप है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, जो खासतौर पे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो वहां किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? जॉब और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। अगर मैं एडटेक स्पेस की बात करती हूँ, खासकर अशोका की बात कर रही हूँ, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली अशोका को लेकर, तो इसमें सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हर तरह के डेवलपर्स, उसमें एआई डेवलपर्स, और उसके बाद से हार्डवेयर के जो लोग हैं इसमें, जो उसकी जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद जो आपके पास कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, जो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, क्योंकि हमारा ब्लेंडेड लर्निंग सोल्यूशन है। और उसमें बुक्स भी हैं और डिजिटल एजुकेशन भी है, और बहुत सारे एजुकेशन जो आगे सोच सकें कि किस तरफ यूजर का रुझान जा रहा है, तो बहुत सारे रिसर्चर्स लगते हैं। फिर बहुत सारे ट्रेनिंग स्टाफ की जरूरत होती है। ट्रेनिंग स्टाफ की जरूरत आपके सेल्स स्टाफ को ट्रेन करने के लिए भी होती है, और इस तरह की ट्रेनिंग स्टाफ की जरूरत भी होती है जो टीचर्स को ट्रेन कर पाए, नए और जो भी नए और बेहतर रिसोर्सेज हम निकाल पा रहे हैं, ताकि वो एनवायरमेंट बने, टेक्निकल एनवायरमेंट स्कूल को मिले जिसमें वो अच्छी तरह से पनपे। ना कि टीचिंग रिसोर्सेज बल्कि लर्निंग रिसोर्सेज भी अच्छी तरीके से अवेल कर सके। तो हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि हमारे को सबसे पहले तो रिसर्चर्स की जरूरत है, ताकि वो देख पाए कि यूजर जो जिस तरह से आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, उसको देखते हुए आप कैसे अपने प्रोडक्ट में सुधार ला रहे हैं, पहली चीज। और फिर उसके बाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत है, जो ये देख पाए कि भी उसको चलते, उसको लागू करने के लिए मुझे अपने सॉफ्टवेयर में क्या नई नई नया बदलाव लाना है, ताकि वो हमेशा प्रोडक्ट एक्सेप्टेड रहे। फिर कंटेंट वालों की जरूरत है, ताकि वो हमेशा ये देख सके कि हमारा जो कंटेंट है बेटर से बेटर क्यूरेट हो सके, इनोवेटिव तरीके से पढ़ाया जा सके। लर्निंग बाय डूइंग से कैसे हम और इसको बढ़िया बना सकते हैं, कैसे एक्सपीरियंशियल और इमर्सिव बना सकते हैं इसको। और
सब इन और ट्रेनर्स की फिर जरूरत है, ताकि सोल्जर्स ग्राउंड पे जा रहे हैं, हर स्कूल और हर टीचर से बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या हो, कैसे यूजफुल हो सकता है। तो वो ना ही उनको ट्रेन करे, बल्कि स्कूल को भी ट्रेनिंग दे, सिर्फ एक बार नहीं, साल भर में उनको जितनी बार भी ट्रेनिंग चाहिए, और उनको हम सपोर्ट कर सकें, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, स्कूल को हमेशा सपोर्ट रहे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे प्रोडक्ट बनता या बिगड़ता है, आफ्टर सेल सपोर्ट। वो बहुत बड़ी टीम है हमारे पास, और हम हर स्कूल को सपोर्ट करते हैं, उसका एक मैनेजर उसको डिप्यूट होता है, और वो उसकी हर रोजमर्रा की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी नीड हो, हम उसको प्रोवाइड कर सके, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम तो रिजॉल्व कर सके, अगर उसी को नई जरूरत है तो हम उसको कस्टमाइज कर सके। तो हमारी सबसे बड़ी आम हो जाती है कस्टमाइजेशन। तो हर स्कूल के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को बदलते हैं अगर उसको चाहिए है। और अगर कोई भी आजकल के वक्त में अगर प्रोडक्ट जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखता कस्टमाइज करने के लिए, तो वो प्रोडक्ट शॉर्ट लिव्ड होता है, ज्यादा लंबा नहीं चलता। कस्टमर की डिमांड्स वेरिड है, अगर आप उनको पूरा नहीं कर सकते तो आप लंबी रेस के घोड़े घोड़े नहीं है। तो हम ये सोच के चलते हैं कि हमें प्रोडक्ट को हमेशा कंपेटेबल रखना है, और कॉम्पिटिटिव भी रखना है, और फ्लेक्सिबल और कस्टमाइज्ड भी रखना है। तो बहुत बड़ी सेल्स फोर्स और पीछे उसके बहुत बड़े बैकबोन स्पाइन डिपार्टमेंट्स लगते हैं इस चीज को पूरा जो है कस्टमर तक ले जाने के लिए। तो बिल्कुल बहुत बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर मोनिका ने राय दी, जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं इस तरह के स्टार्टअप में। बस आपको अपनी स्किल बेहतर तरीके से बढ़ानी है, अपनी बात अच्छे से रखनी है, और आपके लिए इस क्षेत्र में भी मौके बनते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मोनिका हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। आपको और आपकी पूरी टीम को आगे के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका कारोबार और ये जो पूरी जो खास तौर पे एडटेक की दुनिया में इनोवेशन है, ये और ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन बना रहे।